हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा। हमने कहा कि चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने थोड़ा सा वर्ड को डिकोड करने की कोशिश की। हमने कहा भाई देखो, हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं हमने कैसे अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहले तो हमने कहा भाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ी, ऐसा क्या हो गया जिससे हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना पड़ गया। तो हमने कहा भाई देखो, ये सब तो हमें पता ही है। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी थोड़ा सा डेटा देखा था और बाकी हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, उस पर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं यार। अगर आप अभी जहाँ पे बैठे हो वहीं पे थोड़ी सी नज़र घुमा के देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे भाई। आपको मच्छर दिख जाएंगे, मक्खी दिख जाएंगी, एंड्स दिख जाएंगी, चींटियाँ, और बटरफ्लाई भी दिख सकती है, कुछ कीड़े वगैरह, लिजर्ड भी दिख सकती है। तो बहुत सारे चीज़ें आपको अभी 5 मिनट में ही दिख जाएंगी। 5 मिनट क्या, 1 मिनट में ही दिख जाएंगी, ठीक है। तो और जब हम जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इस प्लेनेट पे। अब आप एक बात बताओ, क्या हम ऐसे ही एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं? हम क्या क्या डेटा था लिविंग वर्ल्ड में, कोई मेरे को कमेंट करके बताएगा? तो प्लीज़ बताना, जिन्होंने पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा तो प्लीज़ थोड़ा सा एनसीईआरटी खोलना, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। बताना कि क्या डेटा दिया हुआ है हमारे इस प्लेनेट पे, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं या कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, तो आप क्या करना, एक होमवर्क समझ लो, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खोलना एनसीईआरटी में, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में ही आपको एक डेटा दिख जाएगा यार, ठीक है। वो डेटा मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। और फिर मैं उस पर्सन का नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एक एक करके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं भाई, कुछ ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये सब हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी। किसी ने कहा कि भाई मैं ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ, किसी ने कहा मैं 3 किंगडम में करता हूँ, किसी ने कहा मैं 5 किंगडम में करता हूँ, और किसी ने कहा मैं 6 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ। तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी, और उन थ्योरीज़ में से कुछ बातें सही भी थी और कुछ गलत भी थी। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, एक एक करके हमने सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन हमने कहा भाई ठीक है, ये तो थी थ्योरीज़ जो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में दी हुई हैं एनसीईआरटी में, और ये हमें पढ़नी थी। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कहा कि इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन सी थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं। तो हमने कहा इस पूरे चैप्टर में हम अपनी 5 किंगडम वाली थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं, जो किसने दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विट्टेकर ने, ठीक है। R.H. विट्टेकर ने कहा था कि भाई मैं ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड करता हूँ। कौन कौन से थे वो? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम उन्होंने बताए थे। किस बेसिस पे बताए थे, कैसे उन्होंने ये ऑर्गेनिजम्स को इन ग्रुप्स में डिवाइड किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से हमने कौन कौन से किंगडम पढ़ लिए हैं या कितना पढ़ लिया देखते हैं। देखो यार, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, उससे पहले भी बताई थी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें वैसे तो हमारे पास में 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देखो ये 5 किंगडम है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे, इन तीनों को मैंने एक साइड एक बॉक्स पे बनाया, इन 2 को मैंने एक बॉक्स में लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ते हैं। ये जो 2 किंगडम है इनके लिए अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं क्लास 11th की ही बायो में। कौन सा? प्लांट किंगडम है जिसमें हम किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ते हैं, और एनिमल किंगडम में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में बस ये 3 किंगडम ही पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा मोनेरा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल।
प्रोटिस्टा हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। आधा हम पढ़ चुके हैं, आधे से ज़्यादा ही पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा बचा है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और फंगाई के लिए मैं सोच रही हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि फ्रेश माइंड से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब आप कनेक्टेड रहो पिछली चीज़ों से, इसलिए रिवाइज़ करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता, कोई टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो कल हमने क्या पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं। देखो यार, हमने कहा था कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहले तो हम यही बात करते हैं। हमने कहा कि भाई देखो, जब मतलब बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हुई थी, जो बहुत सारे साइंटिस्टों ने थ्योरी दी थी, जैसे कि लीनियस ने जब कहा था, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 किंगडम बता रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ, किंगडम एनिमेलिया में और किंगडम प्लांटे में। तो उन्होंने कुछ बेसिस लिए थे ऐसे क्लासीफाई करने के, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, वो हम कर चुके हैं। तो यार हमने देखा था कि कुछ ना ऑर्गेनिजम्स ऐसे आए थे जो प्लांट के भी फीचर शो कर रहे थे और एनिमल के भी फीचर शो कर रहे थे। तो फिर अब बाकी साइंटिस्ट कहने लग गए कि भाई आपने इनको कैसे क्लासीफाई किया है। अगर लीनियस ने उसको प्लांट में रखा था तो बाकी साइंटिस्ट बोल रहे थे कि भाई इसमें तो एनिमल जैसे फीचर भी हैं, आप इसे प्लांट में कैसे रख सकते हो। और वहीं पे अगर लीनियस ने उन्हें एनिमल में रख दिया था तो वो कह रहे थे कि बाकी साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इसमें प्लांट जैसे फीचर भी हैं, तो आप इसे एनिमल में क्यों रख रहे हो। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी मतलब लाइक कह सकते हैं लड़ाई वगैरह हुई। वैसे लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, बट जस्ट आई एम सेइंग। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखें कहाँ, कौन से किंगडम में रखें। तो फिर उसके बाद में अर्नेस्ट हैकल आए, एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने कहा भाई देखो, हम ऐसा करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज़म को हमें क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो दोनों तरह के फीचर्स शो कर रहा है, उसको हम एक नए ग्रुप में रख देते हैं। और उस नए ग्रुप का नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, और ये बात हम कल कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में। इसलिए अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेम से। बाकी चैप्टर्स की भी हैं, अगर आपको कोई और चैप्टर भी पढ़ना है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा भाई देखो, प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। फिर हमने कहा कि भाई जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होते हैं वही सारे फीचर प्रोटिस्टा दिखाता है, जैसे कि स्टोन प्रोटीन होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना, ये सब। ठीक है, फिर हमने कहा था भाई देखो, हम ये जो हमारा प्रोटिस्टा है ना, इसको हमने फर्दर 2-3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे यार अपना क्राइजोफाइट था, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, प्रोटोजोन्स, ये सब। ठीक है, इनमें से हमने अपनी 2 क्लासेस कल पढ़ ली थी। कौन कौन सी? हमने कल क्राइजोफाइट्स भी पढ़ लिए थे और हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लेनॉइड और प्रोटोजोन। तो अब शुरू करते हैं यूग्लेनॉइड को पढ़ना। देखो यार, सबसे पहले जैसे हमने कल क्राइजोफाइट्स में देखा था, हमने कहा था भाई जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो हमें मरीन वाटर में भी मिलते थे और वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते थे। वहीं पे जब हमने डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा तो हमने कहा कि डाइनोफ्लैजिलेट ज़्यादातर हमें मरीन वाटर में ही मिलते हैं। अब हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड कहाँ पे मिलेंगे। तो यार हम लोग बोलते हैं यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। अब ये स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो यूग्लिनॉइड होते हैं वो हमें ठहरे हुए पानी में मिलते हैं। अब ठहरा हुआ का भी मतलब नहीं पता, तो मतलब रुका हुआ पानी। एक तो पानी ऐसे होता है यार जो फ्लोट करता है, जैसे यार आपने देखा ही होगा, कभी राफ्टिंग वगैरह की होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पानी होता है भाई वो स्टैग्नेंट नहीं होता, उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक तभी तो फ़न वगैरह कहते हैं रिवर राफ्टिंग को। ठीक है, अगर किसी ने किया तो बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा था। तो यही चीज़ है, जो हम राफ्टिंग के टाइम पे देखते हैं वो पानी ठहरा हुआ नहीं होता। ठहरा हुआ पानी यार बिल्कुल एकदम शांत, जैसे कहते हैं नदी बिल्कुल शांत है, ऐसी लाइक मतलब पोइम्स वगैरह में बताते हैं, हिंदी की बुक्स वगैरह में
कि बिल्कुल एकदम शांत नदी थी, ऐसे था वैसे था। तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड हमें स्टैग्नेंट वाटर में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। सेल वॉल, भाई सेल वॉल के बारे में कल मैं डाइनोफ्लैजुलेट और जो हमारे क्राइजोफाइट है उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ यार, आपको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी अच्छे से याद होगी और उतनी ही अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन सब के बीच में, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यार कल हमने देखा था जो हमारे क्राइजोफाइट्स थे, क्राइजोफाइट्स में भी हमने कहा था भाई क्राइजोफाइट में वैसे तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते थे, डेस्मिड और डायटम्स, लेकिन ज़्यादातर हम डायटम्स के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा था भाई जो डायटम्स होते हैं ना, या फिर क्राइजोफाइट भी कह सकते हो, उनकी जो सेल वॉल है उनके पास में, पहले बताओ सेल वॉल होती थी या नहीं होती थी? हमने कहा था कि उनके पास में सेल वॉल होती थी, और कैसे होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी भाई वहाँ से मैंने उनकी सेल वॉल को लेके। हमने कहा था कि उनकी जो सेल वॉल होती है ना वो ऐसे होती थी, ऐसे सोप बॉक्स लाइक होती थी। किसकी बात कर रही हूँ? डायटम्स की, ठीक है। हमने कहा था डायटम्स की जो सेल वॉल होती थी वो सोप बॉक्स लाइक होती थी, साबुनदानी की तरह होती थी, ठीक है। और फिर हमने कहा था भाई इनकी जो सेल वॉल होती थी वो सिलिशियस होती थी, यानी कि ऐसे ऐसे करके सिलिका होता था इनकी सेल वॉल के ऊपर। अब ये जो सिलिका था इसी की वजह से ना जो इनकी सेल वॉल होती थी वो टूटती नहीं थी, ठीक है। हमने कहा था जो इनकी सेल वॉल होती है डायटम्स की वो मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। और इसी वजह से हमने कहा था कि जो इनकी सेल वॉल होती है ये टूटती नहीं है। तो ये क्या होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है जब ये मर जाते हैं तो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो पानी के नीचे इकट्ठी होती रहती है। बहुत सारे डायटम्स होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है वो इकट्ठी होती रहती है पानी के नीचे, और अपनी इकट्ठा होकर ना एक अलग सी जगह बना लेती है, अलग सी आप कह सकते हैं धरती टाइप बना लेती है। तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं डायएटमेशियस अर्थ, ठीक है। फिर हमने कहा था कि भाई ये जो डायएटमेशियस अर्थ होती थी उसके बहुत सारे यूजेस होते थे। हम लोगों ने क्या किया था कि उससे बहुत सारे काम करने चालू कर दिए थे, जैसे कि हमने अपने कफ सिरप्स हो गए, अपने ऑयल्स हो गए, रिफाइंड्स हो गए, उन सबको इस डायएटमेशियस अर्थ की हेल्प से फ़िल्टर करना चालू कर दिया था, छानना चालू कर दिया था, ठीक है। एक और चीज़ देखी थी कि हम इसे मेटल पॉलिशिंग में भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब बात थी डायटम की सेल वॉल की, ठीक है। रिवाइज भी हो रहा है ना साथ साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमने डाइनोफ्लैजुलेट्स के बारे में क्या कहा था, हमने डाइनोफ्लैजुलेट की सेल वॉल के बारे में कहा था कि इनके पास में भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो डाइनोफ्लैजुलेट्स की सेल वॉल होती है ना वो काफ़ी मोटी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। जो डाइनोफ्लैजुलेट्स होते हैं उनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं थिक सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है। ये बात थी हमारे पिछले वाले जो हमारी क्लासेस थे उनके बारे में। अब यूग्लिनॉइड के बारे में क्या कह रहे हैं हम कहते हैं यूग्लिनॉइड के पास में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। देखा, तभी जब मैंने कल प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसलिए पहले वाली वीडियो देखनी यार बहुत ज़रूरी होती है, प्लीज़ देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो। देखो यार, मैंने बताया था और ये चीज़ मतलब बहुत बार बार रिपीट की थी, अच्छे से समझाया था। मैंने कहा था कि देखो जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि सबके पास में सेल वॉल होगी ही होगी, और ना ही ऐसा था कि नहीं होगी। मैंने कहा था कि ऐसा होता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से कल पढ़ी थी कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। और अब देख लो वही चीज़ है, अभी हमने डायटम और डाइनोफ्लैजुलेट्स के बारे में देखा, तो हमने कहा कि भाई उन दोनों के पास में सेल वॉल थी, ठीक है, उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन अब हम यूग्लिनॉइड पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। इनके पास में सेल वॉल नहीं होती, इनके पास में सेल वॉल की जगह एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है पेलिकल। कैसे, मतलब मान लो आप जब डायग्राम देखोगे अभी एनसीईआरटी में, अब अभी सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, तो देखो ये मान लीजिए हमारा यूग्लिनॉइड का कोई एक मेंबर है या यूग्लिनॉइड है, इतना समझो। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे।
यूग्लिनॉइड के पास में सेल वॉल नहीं है, एक ऐसे काइंड ऑफ कवरिंग है जिसका नाम होता है पेलिकल, ठीक है। और पेलिकल प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है, ठीक है, इसको नाम देते हैं पेलिकल। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। और ये जो होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये जो कवरिंग है पेलिकल वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए ये हमारी यूग्लिनॉइड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि यूग्लिनॉइड, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे भाई यूग्लिनॉइड एक फ्लेक्सिबल या कह सकते हैं यूग्लिनॉइड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसकी वजह से होता है बताओ। तो अगर आपको MCQs में आया तो आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा पेलिकल, तो आपको पेलिकल को टिक करके आना है। अगर थ्योरी में पूछता है कि मतलब यूग्लिनॉइड फ्लेक्सिबल किस वजह से है, तो भी आप कहोगे कि पेलिकल की वजह से है, एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसका नाम होता है पेलिकल, उसकी वजह से है, ठीक है। ओके, उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है यूग्लिनॉइड के अंदर। क्वेश्चन आता है यार, यहाँ से जो भी मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन चुके हैं, तो इन सबको अच्छे से कर लीजिए एक एक पॉइंट। अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर लेते हो ना, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग कहते हैं कि भाई जो यूग्लिनॉइड होते हैं उनके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उनमें, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सी टाइप की होती है, बाइनरी फिशन होती है, ठीक है। अब हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लैजुला होगा या नहीं होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे फ्लैजुला होता है। अब मैं फिर से पहले वाले क्लास से आपको इसमें डिफरेंस करवाती हूँ। देखो, जब हमने अपने क्राइजोफाइट्स या फिर डायटम्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था डायटम्स के पास में फ्लैजुला नहीं होता था। देखो, डायटम्स के पास में फ्लैजुला नहीं था, लेकिन जब हमने डाइनोफ्लैजुलेट्स के बारे में बात की, हमने कहा हाँ भाई उनके पास में फ्लैजुला था। और कैसा था, उनके पास में कुछ इस तरीके का फ्लैजुला था। मैंने देखो डायग्राम भी बना रखा है ऊपर। उनका जो फ्लैजुला था वो, उनके पास में 2 फ्लैजुला होते थे। एक तो हमारा ऐसे जा रहा था ट्रांसवर्स फ्लैजुला, और एक इस तरीके का लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड के पास में किस तरीके का फ्लैजुला है। यूग्लिनॉइड के पास में भी 2 फ्लैजुला होते हैं, और कैसे अरेंज्ड होते हैं वो ये देखते हैं। हम कहते हैं कि इनके पास में क्या होता है, ये अपना मान लीजिए यूग्लिनॉइड है, इनके पास में 2 फ्लैजुला है, लेकिन एक तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और एक बहुत छोटा सा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम देखोगे NCERT में तो समझ आएगा, ठीक है। और यार अगली बार से मैं ही NCERT लेके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। आज कर लो मैनेज, फिर अगली बार से मैं ही दिखा दिया करूँगी, ठीक है। तो यार इतना समझ आया कि जो यूग्लिनॉइड होते हैं ना, उनके पास में भी 2 फ्लैजुला है, लेकिन इनका जो फ्लैजुला होता है एक काफ़ी बड़ा होता है और एक काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। ओके, फिर अब हम एक और चीज़ बोलते हैं। सेल चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वैक्यूल क्या होता है। किसी को याद है तो प्लीज़ बताना वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो यूग्लिनॉइड होते हैं इनके पास में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल भी किस तरीके का प्रेजेंट होता है भाई, वैक्यूल अलग अलग तरह के होते हैं ना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और सेल चैप्टर में ही हमने देखा भी था कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का वैक्यूल होता था। तो यार हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में यूग्लिनॉइड होते हैं ना, इनके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है तो इसका काम क्या है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ना, वो यार उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इसके बारे में ना हम ज़्यादा डिटेल में एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ज़्यादा डिटेल में तो हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो यार। आप ये समझो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ना वाटर कंटेंट का, यार अभी ये चीज़ समझ रही आएगी। आप जस्ट इतना याद रखो, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन से रिलेटेड, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब तो सभी को पता ही होगा ना। एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, या अभी यही समझो, बाकी अच्छे से हम डिटेल में पढ़ते हैं अपने
एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, जो कि जूलॉजी का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे थोड़े, उससे पहले हम 1-2 चैप्टर्स और करेंगे, फिर हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। और आप मेरे को बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा करवाऊँ, ठीक है। अब इतना समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यार एक तरह का वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर अब हम कहते हैं, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, यूग्लिनोइड का फिगर वगैरह देखोगे डायग्राम, तो आपको ना कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे यूग्लिनोइड पे। बहुत ही बेकार सा यूग्लिनोइड बनता है। मैं इसलिए डायग्राम नहीं बना रही हूँ क्योंकि यार मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो हम कहते हैं यार यूग्लिनोइड के ऊपर ना कुछ स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, इनको हम नाम देते हैं आई स्पॉट्स, या फिर हम इन्हें स्टिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। और अब इनका क्या काम होता है, ये ना फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि यार देखो हमारे पास में तो ब्रेन है, ठीक है, जो हमसे काफ़ी सारे काम करवाता है, हमें बताता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। लेकिन यार इनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इन्हें मूव करना होगा ना, तो ये इन आई स्पॉट्स की वजह से मूव कर पाते हैं, ठीक है। इनकी मदद से यार ये थोड़ी सी मूवमेंट कर पाते हैं, ओके। अब हम कहते हैं क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो देखो बेसिकली हम इनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने जब डायटम्स और डाइनोफ्लैचुलेट पढ़ा था, तो हमने कहा था कि वो दोनों ही ऑटोट्रोपिक होती थी। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता था कि अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं यूग्लिनोइड जो है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। तभी तो हमने इसे प्रोटिस्टा में रखा है कि भाई आप हमारी बाकी कम्युनिटी के साथ शामिल होने के लायक नहीं हो, आप अलग ही रहो, ठीक है, आप अलग ग्रुप में रहो, प्रोटिस्टा में रहो। तो यार हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा यूग्लिनोइड होता है ना, ये यार अलग सा न्यूट्रिशन दिखाता है। हम कहते हैं इसका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मिक्सोट्रोपिक होता है। अब मिक्सोट्रोपिक का मतलब क्या है यार, मिक्स से तो समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं। सिंपली देखो, हम कहते हैं मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे, यार ये कभी तो ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, और कभी तो ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, और कभी ये लाइक कह सकते हैं कभी ये ऑटोट्रोपिक हो जाता है, कभी ये हेट्रोट्रोपिक हो जाता है। अब जब हमने मोनेरा पढ़ा था, तो हमने कहा था कि भाई हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता था, अलग अलग तरह का होता था। सेप्रोफाइटिक होता था, और एक होता था पैरासाइटिक, अलग अलग तरह के। अभी देखो यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहले हम कहते हैं, देखो यार आपको ये तो पता होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं जब यार सनलाइट प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं डे टाइम में, दिन के टाइम में क्या होता है, ये जो यूग्लिनोइड है तब तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि तब अच्छी खासी इसे धूप मिल रही होती है। लेकिन अब भाई रात के टाइम थोड़ी ना धूप होती है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जो इसके लिए स्पेशली सनलाइट आएगी ताकि अपना खाना बना सके, ऐसा नहीं होता यार। तो ये क्या करता है, रात के टाइम में अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर लेता है। जब सनलाइट नहीं होती तो ये अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। कैसे, ये प्रीडेटर भी बन जाता है, ये सेप्रोपिक न्यूट्रिशन भी करता है। देखो प्रीडेटर बनने का मतलब क्या है, इस चीज़ को ना वैसे हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि 12th का चैप्टर है, बट थोड़ा सा समझो। आपने देखा होगा कि जो शेर होता है वो यार डियर को खाता है, यार लायन डियर को ही तो खाता है, शेर हिरन को खाता है ना। तो यार वो क्या होता है, आप एक बात बताओ, जो लायन है वो यार हिरन को खा रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ये प्रीडेशन वाला होता है ये न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होगा कि यार देखो, जो अपना एक मेंबर होगा वो प्रीडेटर होगा और दूसरा प्रे होता है। अब बाकी हम डिटेल में यार इसको ना इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि अभी नहीं पढ़ना आपको, वो 12th का चैप्टर है। अभी बस ये समझो कि यार ये जब सनलाइट नहीं होती ना, तो ये प्रीडेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है और ये सेप्रोपिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है, ठीक है। अभी हमने कहा कि भाई ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये चीज़ तो हम पढ़ते पढ़ते हमें बहुत टाइम हो गया कि अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो उसके पास में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है।
तो वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसके पास में? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हमने डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही थी, लेकिन वहाँ पे कौन से पिगमेंट्स थे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। समझे आप? देखो, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। वहाँ पे डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी था, लेकिन यहाँ पे यूग्लिनोइड के पास में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। और एक चीज़ बताऊँ, जो ये क्लोरोफिल बी होता है ना, ये सिर्फ हायर प्लांट्स में ही मिलता है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ही क्लोरोफिल बी मिलता है, लेकिन ये कोई प्लांट थोड़ी ना है। तो यार यहाँ से एक चीज़ देखिए आपने, ये जो क्लोरोफिल बी का प्रेजेंट होना है, ये एक प्लांट लाइक फीचर है। देख रहे हो आप? हो गई ना कन्फ्यूजन क्रिएट। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हमने इसे प्रोटिस्टा में क्यों रखा। वैसे तो हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने लीनियर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो यार देखो, यूग्लिनोइड के पास में सेल वॉल नहीं है। अब एक बात बताना कि सेल वॉल एब्सेंट होती है तो ये किसका फीचर होता है? प्लांट का या एनिमल का? सोचो ज़रा एक मिनट। यार ये एनिमल का फीचर होता है, और ये चीज़ लगभग मैं 5 से 6 बार इसी चैप्टर में बता चुकी हूँ, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़। अगर फिर भी नहीं हुई तो यार कर दो। यार देखो, प्लांट्स के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और हम देख रहे हैं यूग्लिनोइड के पास में सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये कैसा फीचर हुआ? एनिमल के जैसा फीचर हुआ। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर यार आप ये भी छोड़ो, आप सीधा देखो कि ये जो क्लोरोफिल बी है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, लेकिन यूग्लिनोइड में है। तो ये कैसा फीचर हो गया? प्लांट के जैसा। आप देख रहे हो यहाँ पे प्लांट जैसा भी फीचर है, एनिमल जैसा भी फीचर है, तभी तो इसे प्रोटिस्टा में रखा है। अगर सिर्फ प्लांट जैसा फीचर होता तो प्लांट में रख देते, अगर सिर्फ एनिमल जैसा फीचर होता तो एनिमल में रख देते। लेकिन ये भाई दोनों फीचर दिखा रहा है, दोनों के जैसे, मतलब कह सकते हैं दोनों के जैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हमने इसे प्रोटिस्टा में रखा है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूग्लिनोइड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। ये वो स्लाइम नहीं है जिससे हम खेलते रहते हैं, ये एक ऑर्गेनिज़म होता है स्लाइम मोल्ड। और यार ये बड़ा ना अजीब सा ऑर्गेनिज़म होता है, पता है? अगर आप देखोगे ये ना पेड़ों पे ऐसा होता है, दिखने में तो स्लाइम जैसा ही होता है, जैसे स्लाइम होता है ना, मतलब ऐसी उसी तरीके का होता है ये दिखने में, और ऐसे फैला होता है और फैलता जाता है। मैं यहाँ वीडियो शो नहीं कर सकती, नहीं तो दिखाती। ये किस तरीके का होगा? ऐसे ना आगे आगे फैलता जाता है पेड़ों के ऊपर जनरली। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। देखो यार, हम कहते हैं जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, सबसे पहले तो हम बोलते हैं भाई ये इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यार ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब एक बात बताओ, ये किस तरीके का फीचर हो गया? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एनिमल जैसा। क्योंकि यार प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो एनिमल जैसा फीचर हो गया, ओके। और हेट्रोट्रॉपिक में भी ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है यार? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है मरे हुए जीव जंतुओं से अपना खाना ग्रहण करना। मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताया आपको, ठीक है। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ? क्या ये पानी में मिल सकते हैं? नहीं यार, ये पानी में नहीं मिलते। और आप एक चीज़ देखोगे, अभी तक हमने जो भी पढ़ा प्रोटिस्टा में वो पानी में मिल रहे थे, लेकिन स्लाइम मोल्ड जो होता है वो पानी में नहीं मिलता, वो धरती की सतह पे मिलेगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यार इसके पास में फ्लैजिला नहीं होता, इसके पास में सेल वॉल नहीं होती, ये भी कैसा फीचर है? एनिमल जैसा। अभी पढ़ा है, और अब तो ये चीज़ भाई समझ आ ही जानी चाहिए आपको कि सेल वॉल जहाँ पे नहीं होगी वो एनिमल जैसा फीचर होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई इसके बारे में मैं एक चीज़ बताती हूँ। स्लाइम मोल्ड यार ये क्या करता है? ये दो चीज़ें कर सकता है, या तो ये प्लाज्मोडियम बना लेगा या फिर ये स्पोर्स बना लेगा।
देखो यार, जब इसके पास में फेवरेबल कंडीशन होगी, अब फेवरेबल कंडीशन क्या होता है ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है अभी 1-2 क्लासेस में ही। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है यार अपने पसंदीदा, अपनी पसंद का एनवायरनमेंट, ठीक है, इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं हो पा रही। देखो यार, अपनी पसंद का एनवायरनमेंट, जैसे कि यार मैं आपको बताती हूँ, फेवरेबल कंडीशन का एग्जांपल देती हूँ। मान लो यार आपको जितना अच्छा अपने घर में लगता होगा उतना किसी और के घर में नहीं लगता होगा। मान लीजिए ऐसा हुआ कि यार आप आपके घर में लाइक कुछ काम वगैरह हो रहा है, कुछ रेजिडेंशियल काम हो रहा है, या फिर कह सकते हैं आपका घर बन रहा है, तो आपको क्या होगा कि मजबूरी में किसी और के घर पे रहना पड़ेगा। लाइक अपने रिलेटिव्स वगैरह, कुछ लोगों को यार पसंद भी होता है अपने रिलेटिव्स के घर में रहना, लेकिन मैं यार जनरली एक एग्जांपल दे रही हूँ तो समझो, उस चीज़ को रिलेट करो। देखो यार, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या कह सकते हैं कुछ भी हो रहा है यार, जिसकी वजह से आपको किसी और के घर पे रहना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं ना जिनको यार जनरली तो ऐसा ही होता है मोस्टली, कि हमें जितनी अच्छे से नींद अपने घर में आती है उतनी अच्छी नींद किसी और के घर में नहीं आती है। अब अपने घर में सोना, ठीक है, अपने घर में सोना है तो भाई अपने घर में, या फिर अपने घर में रहना है तो अपने घर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, कैसे भी सो सकते हैं, कैसे भी कहीं भी बैठ सकते हैं, कितनी भी मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना फेवरेबल कंडीशन है, अपना फेवरेबल जोन है, जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, जहाँ पे हम फुल्ली कंफर्टेबल हैं, ठीक है, वो हो गया फेवरेबल कंडीशन। यार वहीं पे आपको किसी और के घर पे रहना पड़ रहा है, तो आप अपने घर पे अगर 6 रोटी खाते हो तो उतनी नहीं खाओगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, पर 6 नहीं खा पाओगे, ठीक है। वहीं पे अगर जितनी मस्ती आप अपने घर पे करते हो उतनी मस्ती वहाँ पे नहीं कर पाओगे, है ना, ये चीज़ वही होती है, ठीक है। और तो यही चीज़ है, तो वो हो गया अपना अनफेवरेबल जोन, अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे यार अपनी पसंद की चीज़ नहीं हो रही है, उतने कंफर्टेबल नहीं है हम उस कंडीशन में। लेकिन भाई सर्वाइव तो वहाँ पे भी करना है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मर जाएंगे या रोने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखो यार, जीना हमें वहाँ पे भी है, अपने घर पे भी जीना हमें वहाँ पे भी है, सर्वाइव हमें दोनों कंडीशंस में करना है। लेकिन यार थोड़ा क्या होता है कि अपने घर में कैसे भी रह सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, वहाँ पे जाके क्या होगा कि 6 रोटी खाते हैं तो वहाँ पे हम 3 रोटी खा लेंगे, 4 रोटी खा लेंगे, तो थोड़ा सा चेंज आ गया ना। उसी तरीके से स्लाइम मोल्ड के केस में होता है। स्लाइम मोल्ड के केस में क्या होगा यार, जब ये फेवरेबल कंडीशन में है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन चल रही है, यानी कि जब ये अपने घर में है, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम बना लेगा। अब प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है यार, ये ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए स्लाइम मोल्ड, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ इस तरीके का, जिसको हम नाम दे देते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये क्या करेगा यार, ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके साथ साथ में चलेगा। इस चीज़ को नहीं समझ आ रहा, छोड़ो कि इतना वो नहीं है इसमें, बस ये समझो यार। यहाँ से क्वेश्चन पता है क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा कि फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा या फिर स्पोर्स बनाएगा। तो यार कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना इस चीज़ को, जब फेवरेबल कंडीशन होएगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात, ओके। फिर अब भाई अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, यानी कि यार रिश्तेदारों के घर पे क्या करेगा ये, तो यार वहाँ पे जाके ना ये स्पोर्ट्स बनाने लग जाएगा। मतलब अब ये प्लाज्मोडियम नहीं बना पाएगा, अब ये स्पोर्ट्स बना लेगा। स्पोर्ट्स कैसे बनाएगा यार, ये अपना स्लाइम मोल्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे करके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई इसने, इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब ये मत सोचना ये फ्रूट है, इसे हम खा सकते हैं, नहीं, ये वो नहीं है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं इनके स्पोर्स कैसे होते हैं, भाई जो इनके स्पोर्स होते हैं ना, एक स्पोर यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये अपना एक स्पोर है, इसकी सेल वॉल बहुत ही बेकार बनी है, ये मत सोचना कि प्लाज्मोडियम के अंदर है, वो तो मैं बस ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ, समझ जाओ यार,
यार नहीं है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी। तो यार हमने कहा भाई ये ना एक स्पोर है, और ये जो मैंने बाहर बनाया है ये क्या है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। तो यार हम कहते हैं भाई जो ये हमारा स्लाइम मोल्ड है, जब ये स्पोर बनाता है तो उसका स्पोर कुछ इस तरीके का होता है। इसके स्पोर के पास में सेल वॉल भी होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं ये जो स्पोर है भाई ये कैसे मूव करेगा, क्योंकि फ्लैजुला तो इनके पास में होता ही नहीं है। तो यार ये ना हवा के साथ में उड़ते हैं, जैसे जैसे हवा चलती जा रही है वैसे वैसे हमारे ये स्पोर्स उड़ते जा रहे हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं एयर करंट डिस्पर्सल, यानी कि यार ये कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। ओके, अब एक चीज़ बताओ, हमने कहा कि भाई जो स्लाइम मोल्ड है उनके पास में तो सेल वॉल नहीं है, ये हो गया एनिमल जैसा फीचर। स्लाइम मोल्ड जो है वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये भी हो गया एनिमल जैसा फीचर। लेकिन अब ये क्या, अभी हमने कहा जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर बनाता है तो इसके पास में सेल वॉल होती है, लेकिन किसके पास में, स्लाइम मोल्ड के पास में नहीं होती सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड के स्पोर के पास में होती है सेल वॉल। तो ये हो गया अपना प्लांट जैसा फीचर, क्योंकि यार सेल वॉल है ना इसके पास में, तो ये हो गया प्लांट जैसा फीचर। यार अब देखो, आप खुद बताओ, इसके पास में प्लांट जैसा फीचर भी आ गया, इसके पास में एनिमल जैसा फीचर भी आ गया, तो इसलिए तो हमने इसे प्रोटिस्टा में रखा है ना। आप समझ पा रहे हो कि हमने इन लोगों को क्यों रखा है प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्लाइम मोल्ड भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बस यार लास्ट ग्रुप बचा है अपना प्रोटिस्टा के अंदर, जो होता है हमारा प्रोटोजोन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यार प्रोटोजोन में क्या होगा, यार इनके पास में जनरली सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कि ये ना एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ये एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं, क्यों, क्योंकि यार ये ना ज़्यादातर फीचर्स एनिमल जैसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। अभी देखा क्यों कहा हमने इन्हें कि ये प्लांट एनिमल के पुराने रिश्तेदार हैं, क्योंकि यार एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे हैं। सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल जैसा फीचर हो गया। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, एनिमल जैसा फीचर हो गया, ठीक है। फिर अब उसके बाद में हम कहते हैं भाई इनमें ना हमें 3-4 लोगों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, नाम से ही पता लग रहा है यार इसमें कौन होंगे, अमीबा होंगे, ठीक है। अमीबा क्या होता है ये तो सब जानते ही होंगे, अमीबा ऐसे होता है, कुछ भी शेप होती है उसकी, ठीक है। अब ये भी पता है हमें अमीबा के पास में स्यूडोपोडिया होता है, जो किस में हेल्प करता है, फूड को इनगल्फ करने में और साथ में थोड़ी सी मूवमेंट में। तो यार वही चीज़ कह रहे हैं, अमीबॉइड जो चीज़ अमीबा में होती है यार वही तो अमीबॉइड प्रोटोजोन में होगी ना। तो हमने कहा भाई अमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर क्या होगा, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, जिसको हम फॉल्स फुट भी कहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है और साथ में फूड को इनगल्फ करने में। फूड को इनगल्फ करने का मतलब क्या है, यार यहाँ पे हमारा फूड रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ऐसे ना आगे आगे बढ़ता जाएगा, पहले कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फूड है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके इसको अंदर एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। अब हम कहते हैं ये मिलेंगे कहाँ पे, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो हम कहते हैं यार ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और साथ में मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं और यार सी में भी मिल सकते हैं, समुद्र में, ठीक है। और जो अमीबॉइड प्रोटोजोन हमें समुद्र के अंदर मिलेंगे, सी के अंदर, उनके पास में सिलिका का शेल होगा, ठीक है। यार एस से सी और एस से सिलिका शेल याद कर लेना, ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई ये ना फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे कि अमीबा, और पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे कि एंटामीबा। पैरासाइट क्या होते हैं, जो यार किसी और की मदद से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन। फिर आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन क्या होते हैं, यार ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एक्वाटिक होते हैं, यानी कि यार पानी में मिलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है सिलिएटेड प्रोटोजोन,
यानी कि इनके पास में सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया के बारे में तो पता है ना तुमको, पढ़ा भी था यार हमने इस साल चैप्टर में बहुत अच्छे से। यार एक तो होता है अपना फ्लैजला। फ्लैजला ना काफ़ी बड़ा सा होता है, लंबा सा होता है, लेकिन सीलिया छोटे छोटे होते हैं ऐसे। अगर है ना ये सीलिया ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे कुछ इस तरीके के हमारे पास में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यार सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया यार लोकोमोशन में हेल्प करता है, यार ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, ओके। और साथ में यार वही जैसे हमारे पास में स्यूडोपोडिया कर रहा था खाना को इनगल्फ करने का, वही चीज़ ये भी करता है, मूवमेंट और खाना खाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है सीलिएटेड वाले का? सीलिएटेड का यार बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पैरामीशियम, याद कर लेना इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं फ्लैजुलेटेड। अब भाई जैसे सीलिएटेड वाले में क्या था? सीलिया प्रेजेंट था। फ्लैजुलेटेड वाले में फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, इनके पास में फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल होता है ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा जो होता है यार वो एक तरह की बीमारी करता है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। यार बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से बंदा मर भी सकता है, डाई, ठीक है, इंसान मर भी सकता है। बाकी ना इसके बारे में हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, +2 का चैप्टर है वो अभी, लेकिन हमें इसे याद रखना होगा, इसका एग्जाम्पल को क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट बचता है अपने पास में स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स। यार यहाँ पे भी नाम से पता लग रहा है, स्पोरोजोन यानी कि स्पोर्स बना रहे होंगे, और ये सभी के सभी एंडोपैरासाइट होते हैं। यार पैरासाइट का मतलब तो पता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन यार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टो और एक होते हैं एंडो। एक्टो वाले यार मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, एंडो वाले बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स, यार ये ना बॉडी के अंदर मिलते हैं, यानी कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर क्या करते हैं? इन्फेक्शन, जैसे कि प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। यार मलेरिया का नाम तो सभी ने सुना होगा, मलेरिया होता है, तो मलेरिया ना ये प्लाज्मोडियम करता है। अब एक चीज़ बताऊँ, प्लाज्मोडियम में कंफ्यूज नहीं होना, हमने अभी देखा था कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो भी प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, और ये प्लाज्मोडियम, ये नहीं सोचना ये दोनों सेम चीज़ है। यार वो जो बना रहे हैं वो एक तरह का यार एग्रीगेशन है, ठीक है, वो स्लाइम मोल्ड बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है यार ये ना एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। और ना इसकी हम लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं अपने +2 में जाके, जहाँ पे वहाँ पे हमें मलेरिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं भाई मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया के अंदर फिर हमें कैसे बुखार आता है, क्यों आता है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो यार अपना एक और किंगडम कंप्लीट हो गया है जिसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। अब बस क्या बचता है इस चैप्टर में? अब बस हमें एक किंगडम और पढ़ना है, इसका नाम है फंगाई। फंगाई किंगडम करके बस फिर वायरस, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बस, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो यार अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और यार प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो वीडियो, और यार प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कमेंट भी कर दिया करो, मुझे बता दिया करो कि मैं सही पढ़ा भी रही हूँ यानी, या फिर आपको और क्या चाहिए वो बताओ, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताओ, कि ना टेस्ट बताओ तो सही। ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वीडियो बनानी भी चाहिए और आगे चैप्टर्स पढ़ाने भी चाहिए, या यहीं पे ही बंद कर देना चाहिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पाता। तो आप प्लीज़ बता दिया करो कमेंट करके थोड़ा बहुत, ठीक है। So yes, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel, and yes, show some support, and yes, thank you